वियतनाम युद्ध चरमता का संघर्ष था। एक ओर इसमें समय के सबसे उन्नत हथियारों का उपयोग हुआ, जिसमें सुपरसोनिक युद्ध विमानों द्वारा लेजर निर्देशित बम डालने का पहला उपयोग शामिल था, और दूसरी ओर यह एक गंदा, कीचड़ भरा, रक्त रंजित गेरिला युद्ध था, जहां सैनिकों को अक्सर इतना करीब जाना पड़ता था कि स्थिर बेनेट्स ने राइफल्स को आधुनिक दिनों के पाइक में बदल दिया। एक प्रौद्योगिकी रूप से हीन लेकिन अत्यंत प्रेरित और अनुकूलित शत्रु के हाथों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति की पराजय एक स्पष्ट अनुस्मारक है पुराने धारणा का कि विजय की ओर सबसे बड़ा कारक पहले ही जीतने की इच्छा है। आज के एपिसोड में हम उन पुरुषों और महिलाओं की ओर देखेंगे जिन्होंने इच्छा का उपयोग करके समुद्र के पार अपने दुश्मन से सम्मान और डर दोनों प्राप्त किए। ये वियतनाम युद्ध के कुछ सबसे घातक कम्युनिस्ट योद्धा हैं। दुनिया के युद्धों में आपका स्वागत है। वियतनाम युद्ध में विशेष बलों के उपयोग पर चर्चा करते समय हम अमेरिकी नेवी सील्स, ग्रीन बेरेट्स और थोड़े अनुपात में ऑस्ट्रेलियाई SAS के बारे में सोचते हैं। उत्तर वियतनामी सेना के अपने विशेष बलों की टीमें थीं और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों की भयानक प्रतिष्ठा अर्जित की थी। बो डोई डाट कोंग, जिसे विशेष सैनिक बलों के रूप में अनुवाद किया जाता है, आमतौर पर सैपर्स के नाम से जाना जाता है, एक फ्रेंच शब्द जिसका अर्थ होता है कमजोर करना या खोखला करना। सैपर्स में जुड़ने के लिए एनवीए उम्मीदवार को केवल कठोर और प्रतिरोधी होने से अधिक होना आवश्यक था। उसे पार्टी और एकीकृत कम्युनिस्ट वियतनाम के प्रति अपनी वफादारी और इच्छा साबित करनी पड़ती थी। 1969 में उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह ने यह बताया कि इस विशिष्ट बल में सदस्यता के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सेनाओं के खिलाफ गेरिला युद्ध करने वाले एनवीए और वियतकोंग के बजाय सैपर्स ने अपने दुश्मन से सीधे युद्ध किया, जहां अमेरिकी सबसे सुरक्षित महसूस करते थे, उनके अपने बेस पर और उन्हें हतोत्साह करने के लिए। इसका एक अतिरिक्त फायदा था कि उन्हें अधिकांश अमेरिकी विमान हमलों और तोपखाने के हमलों से बचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अमेरिकी सैनिक भी इसमें शामिल थे, जिसका अर्थ है कि बचाव करने वाले सैनिक इस घातक बल के खिलाफ अकेले थे। सैपर की रणनीतियां संभावित लक्ष्यों की पहचान से आरंभ होती थीं। वे अक्सर जंगल में दिनों तक छुपकर रहते और बचाव और सैनिकों की संख्या का नोट्स बनाते थे। हमले की योजना तैयार होने के बाद वे अंधेरे में चुपके से दुश्मन के निकटतम स्थान पर जाते हैं, फिर आग खोलते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्हें पूर्णतः आश्चर्यचकित कर दें। उनका उद्देश्य तेजी से हमला कर या तो विमान या भारी तोपें जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को नष्ट करना था, या वैकल्पिक रूप से परिधि तोड़कर एनवीए और वियतकोंग सैनिकों को अंदर बहने और हावी होने की अनुमति देना, बंकर में विस्फोटक फेंकने और खुले में पकड़े गए सैनिकों पर मशीन गनिंग करना था। अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के बाद वे वापस हो जाते थे, अमेरिकी या दक्षिण वियतनामी सैनिकों के प्रतिकार से पहले। इस विशेषज्ञ कार्य की प्रकृति ऐसी थी कि सैपर्स वियतनाम युद्ध में सबसे अधिक प्रशिक्षित और सर्वश्रेष्ठ सुसज्जित साम्यवादी बलों में से थे। 18 महीने का प्रशिक्षण समय विशेषतः सैपर संचालनों के लिए चुने गए लोगों को शामिल करता था। मानक फील्ड संचालन टीमों के साथ शहरी सैपर्स को बड़े शहरों में घुसपैठ, हत्या, सबोताज और साम्यवादी प्रचार फैलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वहां सैपर्स नौसेना थी जो नदी घुसपैठ में प्रशिक्षित थी, और उन्होंने दक्षिण वियतनामी आपूर्ति रेखाओं पर मेकोंग के साथ हमला किया। 2-8 मार्च 1971 को मेरी अन्न पर अग्नि सहायता आधार में हुआ सैपर हमला शायद सबसे अधिक पहचाना जाता है। 231 अमेरिकी सैनिकों
और 22 दक्षिण वियतनामी द्वारा संचालित आधार को कुछ 50 सैपरस की एक दस्ते द्वारा, जो 2 और 3 मन टीमों में काम कर रहे थे, उन्होंने अंधेरे के आवरण के तहत कांटे की तार सीमा को काट दिया। एक बार हो जाने पर एनवीए सैनिकों ने क्षेत्र में मोर्टार के साथ हमला किया, जिससे यूएस बल अपने स्वयं के परिधि में खतरे के अनभिज्ञ हो गए। सैपरस ने बंकरों और तंबू में गैस ग्रेनेड और विस्फोटक सैचल फेंके, जिससे भारी क्षति हुई और 30 अमेरिकी मरे गए और 88 अन्य घायल हुए, जिसकी कीमत सिर्फ 15 सैपरस थी। युद्ध के उपरांत भी सैपर इकाइयां बरकरार रहीं और वियतनाम के सबसे कठिन और सक्षम बलों की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। हालांकि इन दिनों अमेरिकी सैनिकों से लड़ने के बजाय वे संयुक्त राष्ट्र शांति बनाए रखने की कार्यवाहियों में बढ़ते हुए सक्रिय हो रहे हैं, जिसमें सैपर बल अबेई एक विवादित तेल समृद्ध सीमा क्षेत्र को तैनात करने के लिए तैयार हो रहा है, जिसे दक्षिण सूडान और सूडान दोनों ने दिसंबर 2021 में दावा किया। उत्तर वियतनामी वायु सेना एनवीएफ को दक्षिण पूर्वी एशिया में अमेरिकी युद्ध शुरू होने पर उन्नत अमेरिकी वायु शक्ति के खतरे के रूप में अधिकांशतः खारिज किया गया था। इस दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन शीघ्र ही हुआ, क्योंकि छोटी संख्या और प्राचीन विमानों के बावजूद भी वीपीएफ ने अच्छा प्रदर्शन किया, विशेष रूप से प्रारंभिक दिनों में। यह बहस की जा सकती है कि वियतनाम से अधिक अमेरिकी पायलटों पर प्रतिबंधों का असर हुआ, लेकिन तथ्य यह है कि एनवीएफ एक विश्वसनीय खतरा था और इसने सबसे अधिक स्कोर बनाया। न्गुयेन वान को 1923 में एक राष्ट्रवादी परिवार में जन्मे थे और 5 साल की उम्र में उनके पिता और चाचा को फ्रांसीसी ने फांसी दी थी। चुएयर बेस के नजदीक रहकर उन्होंने विमानन के प्रति रुचि बढ़ाई और 18 साल में एनवीएफ में शामिल हो गए, जिसमें MiG-17 जेट फाइटर उड़ाने की प्रशिक्षण की सहित सहज चयन था। प्रभावशाली है, उन्होंने तक कभी कार नहीं चलाई। उत्तर वियतनाम से वापस आने के बाद वह उन चुनिंदा पायलटों में से एक था जिन्हें सोवियत संघ में नए MiG-21 का उपयोग करना और के 13 इंफ्रारेड मिसाइलों से लड़ना सिखाया गया, जो अमेरिकी साइडवाइंडर की प्रतिलिपि थी। 1957 की 2 जनवरी को उन्हें MiG-21 में युद्ध में F-105 थंडर चीफ बॉम्बर्स पर हमला करने के लिए भेजा गया, जिन्हें उनके इंटरसेप्टर्स आसानी से पकड़ सकते थे। उनकी बल सेना पहुंची तो उन्होंने जाना कि यह अमेरिकी जाल था। वास्तव में F-105 और F-4 फैंटम डी लड़ाकू विमान थंडर चीफ्स की नकल कर रहे थे, जब न्गुयेन वान को का विमान ने हिट कर दिया और उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इसने एनवीएफ को अमेरिकियों के खिलाफ अपनी रणनीति समायोजित करने के लिए मजबूर किया। 30 अप्रैल 1957 को न्गुयेन वान ने F-105 थंडर चीफ्स की एक उड़ान पर हमला करके लेफ्टिनेंट रॉबर्ट ए के द्वारा उड़ाए गए एक को नीचे गिरा दिया। 23 अगस्त को अबोट ने USAF F-4D फैंटम ड्यू पर एक और किल किया। एनवीएफ ने पुराने MiG-17 का उपयोग बैट के रूप में करके अमेरिकी विमानों के लिए जाल बिछाया। 18 नवंबर उसी वर्ष उन्होंने अपना 5वां अमेरिकी विमान F-105 दावा किया, जिससे उन्हें एक S बना दिया गया। 7 मई 1977 को उसे MiGs की उड़ान में यूएस नेवी फैंटम्स को रोकने के लिए भेजा गया, लेकिन ईंधन कम होने के कारण उसे आधार पर वापस लौटना पड़ा। उन्होंने अपने विमान के सामने प्रकट हुए एक और फैंटम को तेजी से K-13 के साथ नष्ट कर दिया, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। हालांकि क्रू सुरक्षित बाहर निकल पाए। इसके बाद अमेरिका ने उत्तर वियतनाम की 9वीं बमबारी रोक दी, जिससे न्गुयेन वान की जेट्स के खिलाफ गिनती बढ़ाने से रुक गई। लेकिन यह उनकी विजयों की सूची का अंत नहीं था। अमेरिका ने उत्तर वियतनाम के ऊपर खुफिया उड़ान भरने के लिए 2 उड़ान ड्रोन्स को लिया और ये एनवीएफ की कार्यवाहियों का मुख्य केंद्र बन गए और न्गुयेन वान को अपनी पहली एक AQM-34 फायरबी 1969 के दिसंबर में दावा करना पड़ा। कुछ दिनों बाद उन्होंने और एक विमान को गिराया। हालांकि इसका विरोध किया गया क्योंकि शंका थी कि यह वास्तव में 010 ब्रोंको था, जो निरस्त्रीकरण क्षेत्र के पास चल रहा था और उस दिन खो गया था। फिर भी दोनों पक्षों ने कम से कम 8 वायु से वायु विजयों की पुष्टि की। किसी ने नहीं इनकार किया कि न्गुयेन वान को युद्ध का सबसे अधिक स्कोर करने वाला एस था। उन्होंने विलयी वियतनामी लोक वायु सेना में बुढ़ापे तक सेवा जारी रखी
उन्हें 2002 में सेवानिवृत्त होने के लिए बीमारी ने मजबूर किया। अदृश्य दुश्मन ने हमेशा युद्ध क्षेत्र पर सबसे अधिक भय फैलाया है और वियतनाम के घने जंगलों में दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे का पीछा करते हुए और छिपने के लिए काफी जगहें थीं। यह स्नाइपरों के लिए आदर्श शिकार का मैदान था। वे वनस्पति का उपयोग करके खुद को छिपाते थे जब वे अपने अवसर के लक्ष्य के प्रकट होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते थे, ताकि वे कहीं से एक सिंगल किलर ब्लो दे सकें। दुश्मन को जानना युद्ध का नियम है, परंतु वियत कांग से सामना करते समय यह संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के लिए विशेष रूप से कठिन था। उनके पास विशेष सदस्यों की पहचान करने के लिए काफी कम सामग्री थी, यहां तक कि जब तक वे अपने दुश्मन का चेहरा नहीं देखते थे। इसलिए विशेष वियत कांग को उन्हें पहचानने के लिए कोड नाम दिए जाते थे। इसने अमेरिकियों को अपने दुश्मनों को बेहतर तरीके से ट्रैक और समझने के लिए उनकी प्रोफाइल बनाने की अनुमति दी। वियतनाम में लड़ाई में अमेरिका की हस्तक्षेप के शुरुआती दिनों में एक वियत कांग स्नाइपर ने वियतनाम के डुक्फो जिले में हिल 50-5 पर और उसके आसपास स्थित अमेरिकी मरीन्स के बीच एक क्रूर और भयानक प्रतिष्ठा विकसित की। एक महिला और वियत कांग सदस्य केवल 2 बातें जहां थीं। पहली बात, वह उत्कृष्ट शॉट थी। दूसरी बात, जब वह अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सेना के साथ लड़ती थी, उसमें दया नहीं थी। उसे डरावना बनाने वाली उसकी राइफल की कौशल नहीं, बल्कि वो दुर्भाग्यशाली सैनिक या मरीन जो उसका बंदी बनता, उसके साथ क्या होता था। उसकी एक पसंदीदा रणनीति यह थी कि वह कैदी को साथियों की पहुंच में ले जाती और उसे अत्यंत क्रूरता से यातना देती, जिससे उसकी चीखें रात में सुनाई देती। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वे अपने बेस से बाहर निकल सकते थे और बचाव कर सकते थे, जिसका खत्म हो चुका था, और शायद अपनी टीम के घातक हमले में चलने का जोखिम उठा सकते थे, या उसे मरने के लिए छोड़ सकते थे, उसकी चीखें सुनते हुए। अंततः मरीन्स ने उसे कोड नाम अपाची दिया, जो उत्तरी अमेरिकी जनजाति ने सफेद सैनिकों के साथ क्रूरता से व्यवहार करने के संदर्भ में इंडियन युद्धों के समय दिया गया था। स्पष्ट है कि अपाची को आतंक के रूप में हथियार की शक्ति का ज्ञान था। एक नोटवर्ती घटना में एक मरीने को, जिसे उसने पकड़ा था, काम समाप्त करने के बाद अपने साथियों के पास वापस जाने की अनुमति मिली। उसके नाखून हटाए गए, बड़े त्वचा क्षेत्र को काटा गया और उसकी हाथों की हड्डियां इतनी तोड़ दी गई थीं कि वे मांस से बाहर आ रही थीं। अंततः वह उसे ट्रेडमार्क के रूप में नपुंसक बना देता था। वह मरने से पहले अपने साथी मरीन्स के आधार पर चलने में सफल रहे। वह अपने शिकारों से ट्रॉफी के रूप में पलकें काटने के लिए भी जानी जाती थी। अमेरिका के दृष्टिकोण से अपाचे के बारे में कुछ करना जरूरी था। उसे हटाना उनकी प्राथमिकता बन गई और इसलिए 1957 में अमेरिकी स्नाइपर गनरी सर्जेंट कार्लोस हैथकॉक द्वितीय और उनके स्पॉटर कैप्टन एडवर्ड लैंड को उसे खोजने और हटाने के लिए भेजा गया। यह काम कठिन था। जंगल में उसे ढूंढने में कई दिन लगे, लेकिन हैथकॉक और लैंड ने अंत में एक महिला का पता लगाया जो उसके विवरण से मिलती थी और सही राइफल के साथ स्कोप लेकर चल रही थी। वह 5 वियतकोंग योद्धाओं के साथ थी, इसलिए अमेरिकी स्नाइपर टीम ने उनकी देखभाल के लिए तोपखाना हमला करने का निर्णय लिया जब वे अपाचे पर संकेंद्रित थे। जैसे ही हमला शुरू हुआ, अपाचे अनजाने में हैथकॉक की दिशा में भाग गई, जिसने अपनी विंचेस्टर 70 राइफल से एक एकल गोली चलाई जो उसके गले में लगी। सुंदर महिला जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन नष्ट हो चुकी थी यह सुनिश्चित करने के लिए हैथकॉक ने उसके शरीर में एक और गोली मारी। अपाचे की हत्या से हिल 50-5 पर मरीन्स के बीच मनोबल में काफी सुधार हुआ, लेकिन इसने हैथकॉक को खुद को निशाना बनाने में भी मदद की। वास्तव में हैथकॉक के स्नाइपर रूप ने उसे वियतकोंग का महत्वपूर्ण लक्ष्य बना दिया था और इसने कोबरा नामक दूसरे स्नाइपर की ध्यान खींचा। कोबरा ने हैथकॉक को संदेश भेजने के लिए अमेरिकी बेस पर चुपचाप हमला करके मरीन की हत्या की और हैथकॉक ने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की। कोबरा की तलाश में हैथकॉक ने जाल में फंसाने की संभावना का अनुमान लगाया और उन्होंने कम्युनिस्ट स्नाइपर को हटाने की कोशिश की, जो कोबरा की योजना थी। अमेरिकियों का इंतजार करते हुए उन्होंने स्नाइपर और उनके स्पॉटर जॉन बर्क को अपने जाल में फंसते हुए देखा, जो उनके बनाए गए ट्रेल की ओर बढ़ रहे थे। मरीन पर गोली चलाई गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनकी पानी की कैंटीन ने गोली सोख ली और उन्हें बचा लिया। तनाव भरी लड़ाई में हैथकॉक और कोबरा ने दोपहर तक एक दूसरे का पीछा किया।
ऊंची घास में छिपे जब तक हैथकॉक ने कोबरा के स्कोप से प्रतिबिंबित सूरज की झलक नहीं देखी। हैथकॉक ने गोली चलाई जो स्कोप के माध्यम से कोबरा की आंख में घुसी और उसे तत्काल मौत हो गई। और वहां आपके पास वियतनाम युद्ध के सबसे घातक कम्युनिस्ट योद्धा है। नीचे आपके विचार और प्रतिक्रिया दें, वीडियो पसंद करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सदस्यता लें। दर्शन की धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।